हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे आशा है कि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बिहार करंट अफेयर्स 1 मई 2023 के सारे करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूं, जिसमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का निचोड़ भी हम लोग देखेंगे। दोस्तों, डेली मैं आपके लिए 6 पेपरों का निचोड़ लेकर आता हूं कि जिससे आपको बिहार करंट अफेयर्स, चाहे नेशनल या इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन ना छूटे। दोस्तों, ये जेन्यून है। इसमें मैं आपके लिए 6 अखबारों का लगभग 6-7 घंटे अध्ययन करके 15 मिनट का निचोड़ लेकर आता हूं कि जब आप एग्जाम में जाए तो आपसे एक भी क्वेश्चन न छूटे। ठीक है दोस्तों, आप कोई भी बिहार का एग्जाम दीजिए, आपको करंट अफेयर्स मेरे इसी वीडियो से मिलेंगे। बिहार करंट अफेयर्स हो चाहे नेशनल या इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो। तो दोस्तों, देर ना करिए, चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिनको नहीं पता उनको शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार में गन्ना पेराई वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 में कितनी प्रतिशत बढ़ गई है? देखिए दोस्तों, बिहार में गन्ना पेराई वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 में 30% बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है दोस्तों? 30% बढ़ गई है। बिहार में गन्ना पेराई वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 में 30% बढ़ गई है। वर्ष 2022-23 में 6.63 करोड़ क्विंटल गन्ने की पेराई हुई है। बिहार में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन पश्चिमी चंपारण जिले में होता है। अब देखिए दोस्तों, गन्ना पेराई बढ़ा है तो चीनी का उत्पादन भी बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पश्चिमी चंपारण जिले में राज्य का लगभग 50% गन्ने का उत्पादन होता है। प्रदेश के किसानों के गन्ने का लगभग 94% भुगतान किया जा चुका है इस साल। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी खबर है कि बिहार के किसान गन्ना उत्पादन के लिए प्रोत्साहित होंगे। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकार ने मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत 28.78 करोड़ रुपए दिए थे। बिहार के गन्ना मंत्री आलोक कुमार मेहता हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन बिहार के किस संस्थान में किया जाएगा? देखिए दोस्तों, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत होता क्या है दोस्तों कि एक राज्य की संस्कृति दूसरे राज्य के एक राज्य की संस्कृति को देखने दूसरे राज्य के बच्चे लोग वहाँ के लोग आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी पहल में दोस्तों बिहार के 45 बच्चे तमिलनाडु जा रहे हैं और तमिलनाडु के 45 बच्चे बिहार आ रहे हैं। तो इस पर जो है दोस्तों 12 मई को कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसका उद्घाटन हमारे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर करेंगे और इसका आयोजन आईआईटी पटना में किया जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन बिहार के आईआईटी पटना में किया जाएगा। इसका उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर करेंगे। इस योजना के तहत बिहार के 45 छात्र तमिलनाडु जाएंगे तथा तमिलनाडु के 45 छात्र बिहार की संस्कृति को जानने यात्रा पर आएंगे। बिहार में अब तक कितने कामगारों का निबंधन हो चुका है? देखिए तो हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार 1 मई को आप जानते हैं कि श्रम दिवस मनाया जाता है। तो उस दिन ये रिपोर्ट जारी हुई है कि 2.85 करोड़ बिहार में कामगारों का निबंधन हो चुका है। बिहार सरकार ने 3.5 लाख कामगारों का निबंधन करने का लक्ष्य रखा था। ठीक है, बिहार में अब तक 2.85 करोड़ कामगारों का निबंधन हो चुका है, जिसमें 1,60,01,772 महिलाएं हैं, जबकि 1,25,94,701 पुरुष कामगार हैं। बिहार से हर साल लगभग 40 लाख लोग पलायन करते हैं। ठीक है, बिहार के श्रम संसाधन मंत्री श्री सुरेंद्र राम हैं। पटना की रहने वाली किस ज्योतिष को अवध ज्योतिष विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो लखनऊ में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष महासंघ के एक सम्मेलन में पटना की जो ज्योतिष आचार्य हैं, आचार्य वाणी अग्रवाल को, ठीक है, लखनऊ में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष महासंघ में यह पुरस्कार अवध ज्योतिष विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। बिहार में आयोजित प्रथम सॉफ्टबॉल प्रीमियर लीग में कौन सी टीम विजेता बनी है? देखिए, बिहार में पहली बार सॉफ्टबॉल प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया था। इसमें जो है पूर्णिया की टीम ने पटना को हराकर प्रथम सॉफ्टबॉल प्रीमियर लीग प्रतियोगिता जीत लिया है। बिहार के खेल मंत्री जितेंद्र राय हैं। भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। पटना के किस खिलाड़ी का चयन पुडुचेरी में होने वाली बीसीसीआई के अंडर 20 की हाई परफॉर्मेंस कैंप में हुआ है? तो पटना के रहने वाले आकाश राज का चयन पुडुचेरी में होने वाली बीसीसीआई की अंडर 20 की हाई परफॉर्मेंस कैंप के लिए हुआ है। बिहार के किस जिले में 19 से 21 मई तक राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता आरंभ की जाएगी? इसमें दोस्तों लगभग राज्य के 500 पहलवान भाग लेने वाले हैं। बेगूसराय में इस कुश्ती प्रतियोगिता का आरंभ किया जाएगा। नवाचारी प्रयोग सेगमेंट के तहत बिहार के किस जिले के शिकायत डैशबोर्ड पहल को प्रथम पुरस्कार मिला है? देखिए दोस्तों, कुछ कुछ छोटी जो योजनाएं हैं वो बड़े स्तर पर बिहार में लागू की जा रही है। जैसे दोस्तों आप जानते हैं पश्चिमी चंपारण का चनपटिया मॉडल, जिसे पूरे देश में लागू किया गया है, जानते हैं दोस्तों आप।
इसी तरह दोस्तों बांका का एक उन्नयन योजना है, उसको भी पूरे भारत में लागू किया गया है। इसी तरह एक जो है दोस्तों जहानाबाद का जो है शिकायत डैशबोर्ड पहल है। शिकायत डैशबोर्ड पहल में होता क्या है दोस्तों, जो भी शिकायतकर्ता अपना शिकायत करते हैं जिले के डीएम के पास, तो क्या करता है प्रखंड स्तर पर उसका निपटारा किया जाता है कि जल्दी से जल्दी निपटारा किया जा सकता है। इसके नोडल अधिकारी डीएम बनाए गए हैं। तो इस डैशबोर्ड के तहत जहानाबाद को प्रथम पुरस्कार मिला है। इस डैशबोर्ड के तहत जहानाबाद जिले के सभी शिकायतों को प्रखंड स्तर पर निपटारा किया जाता है। पीएम मोदी ने बिहार के किस जिले के रहने वाले प्रमोद कुमार की एलईडी बल्ब लगाकर आत्मनिर्भर बनने की बात मन की बात के 100वें एपिसोड में बताई है। तो बिहार के पश्चिमी चंपारण के रहने वाले प्रमोद कुमार की एलईडी बनाकर आत्मनिर्भर बनने की बात के बारे में मन की बात में 100वें एपिसोड में पीएम मोदी ने बताया है। बिहार के पटना का रहने वाले किस महिला को राजस्थान विद्यापीठ द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड तथा रिसर्च एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो बिहार के पटना के रहने वाली डॉक्टर राज सिन्हा को महिला को राजस्थान में एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड तथा रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिहार के मोतिहारी में आयोजित राष्ट्रीय ड्रैगन बोट प्रतियोगिता में बिहार ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो दोस्तों इसमें बिहार ने 6 गोल्ड मेडल जीते हैं राष्ट्रीय ड्रैगन बोट प्रतियोगिता में। बिहार के किस जिले के किसान गर्मी के मौसम में भी फूल गोभी की फसल उगा रहे हैं तथा अच्छा खासा मुनाफा इससे प्राप्त कर रहे हैं? तो बक्सर के डुमरांव प्रखंड के किसान जो है दोस्तों गर्मी के मौसम में भी फूल गोभी की फसल को उगा रहे हैं। नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत का वृद्धि दर का क्या अनुमान लगाया है? तो देखिए दोस्तों नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत का वृद्धि दर का अनुमान 6.5% लगाया है। नीति आयोग या नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग भारत की योजना आयोग का प्रतिस्थापन है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे नीति आयोग के नाम से भी जाना जाता है, का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है जो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग की संरचना में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य, 2 अंशकालिक सदस्य रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 4 पदेन सदस्य भी होते हैं। डॉक्टर सुमन के बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है और नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यम है। 58 साल बाद भारत के किस खिलाड़ी जोड़ी ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के खिताब में स्वर्ण पदक जीता है? तो देखिए दोस्तों भारत ने 58 साल बाद एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में सोना जीता है, स्वर्ण खिताब जीता है। और ये जीतने वाले हैं सात्विक साईराज रांकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए दोस्तों पूरे दुनिया में भारत जो है अरबपतियों के मामले में तीसरा स्थान पर है। भारत में 169 अरबपतियों के साथ पूरे विश्व में तीसरा स्थान पर है। पहले स्थान पर अमेरिका जहां 735 अरबपति हैं। दूसरे स्थान पर चीन है जहां 495 अरबपति हैं। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी है। विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बर्नार्ड फैमिली है। किस राज्य में देश का सबसे बड़ा सचिवालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर खोला गया है, बनाया गया दोस्तों? तो देखिए तेलंगाना में देश का सबसे बड़ा सचिवालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बनाया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो अजीत कुमार मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, अजीत कुमार मोहंती जो एक प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक है और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में भी कार्य करते हैं, को परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के रूप में चुना गया है। कौन सा देश भारत से तेल निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है? तो भारत से तेल निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश यूरोप बन गया दोस्तों। आंकड़ों के मुताबिक भारत फिलहाल रूस से 3,60,000 बैरल तेल की रोजाना खरीद कर रहा है। रूस के अलावा भारत सऊदी अरब और इराक से सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीद रहा है। भारत यूरोप में रिफाइंड पेट्रोल उत्पादों का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। एनालिटिक्स फर्म केपलर के डाटा के अनुसार यह खुलासा हुआ है। बता दें कि भारत के रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों पर यूरोप की निर्भरता रूसी तेल पर प्रतिबंध के बाद बढ़ी है, जहां यूरोप भारत के पेट्रोलियम उत्पादों का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। वहीं दूसरी तरफ भारत रूस से रिकॉर्ड मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है। इस तरफ प्रतिबंधों के बावजूद रूस को इसका फायदा मिल रहा है। भारत अपनी जरूरत का 44% तेल रूस से खरीद रहा है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत साइंस 20 एंगेजमेंट बैठक
कहाँ शुरू की गई? तो लक्षद्वीप में दोस्तों इसको शुरू किया गया है। 1 मई को यूनिवर्सल होलिस्टिक हेल्थ पर साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक बंगाराम द्वीप के लक्षद्वीप में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत शुरू हुई है। लक्षद्वीप की राजधानी कावरती है। प्रशासक यहाँ के प्रफुल्ल खोड़ा पटेल हैं। भारत किस वर्ष से नागरिक उड्डयन में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई में शामिल होगा? तो भारत दोस्तों 2027 से नागरिक उड्डयन में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई में शामिल होगा। भारत ने दोस्तों 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, जिसे 2050 में भी हासिल किया जा सकता है। भारत 2027 से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन और लॉन्ग टर्म एस्पिरेशनल गोल्स में शामिल हो जाएगा। विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संसद की सलाहकार समिति की बैठक में यह घोषणा की गई है। भारत के किस राज्य के यमुनानगर जिले के कालेसर नेशनल पार्क में 110 साल बाद एक बाघ को देखा गया है? तो हरियाणा के राज्य के यमुनानगर जिले के कालेसर नेशनल पार्क में 110 साल बाद फिर से बाघ को देखा गया है। ठीक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। हरियाणा बंडारू दत्तात्रेय है। भारतीय मूल के किन दो दक्षिण अफ्रीकी नागरिकों को लोकतंत्र की उन्नति में योगदान देने और देश में लोगों को जीवन में सुधार पर महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए 2023 के नेशनल ऑर्डर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दिवंगत रंगभेदी विरोधी इब्राहिम इस्माइल, ठीक है, और वैज्ञानिक अबूबेकर इब्राहिम डांगोर, ठीक है ना, इनको दिया गया है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च सम्मान। यह भारतीय मूल के हैं। दिवंगत रंगभेदी विरोधी इब्राहिम इस्माइल इब्राहिम और वैज्ञानिक अबूबेकर इब्राहिम डांगोर को शुक्रवार को प्रिटोरिया में एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित लोगों के लिए देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी भारत का कौन सा राज्य बना रहा है? देखिए, जलवायु परिवर्तन से प्रभावित लोगों के लिए देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी भारत का उड़ीसा राज्य बना रहा है। ठीक है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। उड़ीसा का राज्यपाल गणेशी लाल है। दुनिया का सबसे कठिन और खतरनाक गोल्डन ग्लोब रेस 2022 में किस भारतीय ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों ये अभिलाष टॉमी है। ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय बने हैं तथा पहले एशियाई बने हैं। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान दक्षिण अफ्रीका की कस्टर नुइसचपर प्राप्त किया है। ऐसा करने वाली वो पहली महिला बनी है। तो गोल्डन ग्लोब रेस 2022 अभिलाष टॉमी ने को दूसरा स्थान। सुल्तान अल नयादी अंतरिक्ष में वॉक करने वाले किस देश के पहले अंतरिक्ष यात्री बने हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात के सुल्तान अल नयादी अंतरिक्ष में टहलने वाले वॉक करने वाले देश के पहले अंतरिक्ष यात्री बने हैं। तो दोस्तों यह रहा 1 मई 2023 का सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।